हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस एजुकेयर एंड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं डीएनएस पे। आज इस वीडियो में हम जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं आपके सामने। आपके सीयूईटी यूजी और इसके साथ साथ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाला है। और अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हम जान लेंगे कि इसका पीडीएफ आपको जो मिलेगा वो डीएनएस एजुकेयर ऐप पर आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप प्ले स्टोर से जाकर के डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है सामान्य विज्ञान का, जिसमें हम देखेंगे कि बार बार क्वेश्चन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और एक एक करके उसको देखेंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा हुआ है फोटोसिंथेसिस। देखिए, बहुत ही स्मूथली आराम से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, हर एक ऑप्शन को भी देखेंगे। फोटोसिंथेसिस किसे कहा जाता है और इसके बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ होता है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं, भोजन के जो खाने बनाने की प्रक्रिया होती है, फूड जो बनाने की प्रक्रिया एक होती है, प्रोसेस होती है, उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। जल और उसके प्रकाश की उपस्थिति में, और इसके साथ साथ आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, जिसमें वायु उपस्थित होता है, इन तीनों की उपस्थिति में जब क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये बात आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये पूछा है कि किसके अंदर होता है, तो देखिए ध्यान से समझेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसी के अंदर ये प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। देखिए, क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर छोटा एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और ये पिगमेंट जो होता है, इसी की वजह से जो कलर होता है प्लांट का वो ग्रीन होता है और पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। ये बात आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट को ही हम किचन कहते हैं, किचन कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, हम क्लोरोप्लास्ट को ही किचन कह देते हैं। किसका? हम क्लोरोप्लास्ट को ही किचन कहते हैं, पौधे के सेल का, ठीक है। ध्यान रखिएगा। हाँ, तो दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए क्लोरोप्लास्ट की हमने बात बता दी कि सेल के अंदर इसको किचन कहते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जिसको केंद्रक बोलते हैं, इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। और डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है इसके आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है? आरएनए से बनता है प्रोटीन। और ध्यान रखेंगे, डीएनए से आरएनए जो बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन ध्यान रखें किससे मिलकर बनता है? एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। किससे? एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इन सारी बात को आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम भी कहते हैं सेल का। क्या बोलते हैं? कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। नियंत्रण गृह बोलते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा डिटेल में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हमको ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी किसने? अल्टमैन ने। किसने? अल्टमैन ने खोज की थी। और अल्टमैन ने इसकी क्या की थी? खोज की थी, डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें अल्टमैन के खोज के बाद एक व्यक्ति थे बेंडा, ठीक है ना। बेंडा ने इसका नामकरण किया था। इसका नाम देने वाले कौन थे? नामकरण करने वाले थे बेंडा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है ना। पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, यानी कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। इस बात को आप जानते भी होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना।
हाँ जी, कोशिका का क्या कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं, ये बात आप जानते होंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का और क्या काम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है रेस्पिरेशन का काम भी इसका है, रेस्पिरेशन का काम भी इसका है, ठीक है, रेस्पिरेशन का काम भी है। अच्छा, पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर पाया जाता है एटीपी, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, इसी के वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह। और श्वसन का भी काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, एक मॉलिक्यूल्स का लिस्ट दिया हुआ है, अणुओं के लिस्ट दिए गए हैं, और दूसरा यहाँ पे सूची 2 में कुछ तत्व दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको मिलान करना है। थोड़ा ध्यान से अगर देखें हम, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए अगर हम देखें विटामिन बी, विटामिन बी को आप जानते हैं क्या कहते हैं। देखिए विटामिन बी जो है उसके अंदर बहुत सारे, जैसे B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है ना, B6 होता है ना, इसी तरह B12 भी होता है। मैं इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं जो विटामिन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं, है ना, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। यानी एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, एक वसा में। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बी और सी, यानी विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन है। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, वो है, ध्यान रखिएगा, 4 विटामिन, विटामिन के, ई, डी और ए, कीड़ा से याद रख लीजिए, विटामिन के, ई, डी और ए। और ध्यान रखिएगा जब हम विटामिन बी की बात करते हैं तो उसके और भी बहुत सारे विटामिन B1, B2 इस तरह होते हैं। पहला जो विटामिन B1 होता है उसको थायमिन कहते हैं, B2 जो होता है इसको क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं, थायमिन कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। और उसके बाद B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है ना, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। उसके बाद B3 को क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, नियासिन बोलते हैं, क्या, नियासिन। इसकी ही कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। B5 को पैंटोथेनिक बोलते हैं, B6 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं, और B12 को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, साइनोकोबालामीन। क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा कोबाला का मतलब कोबाल्ट, इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। तो B12 के अंदर क्या पाया जाता है, B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। तो यानी A का हो जाएगा 2, A का 2 कहाँ पे है, A का 2 यहाँ पे ये दिखे 2 में दिया हुआ है, A का 2 ना सिर्फ 2 में दिया हुआ है, ध्यान रखिए। यहाँ पे साइनोकोबालामीन लिख देता हूँ मैं, साइनोकोबालामीन, ठीक है। A का 2 देखिए इसमें दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 3, C और D तो ऐसे ही खत्म हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद क्या है, अब हीमोग्लोबिन। अब बताइए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है। यानी बी का हो जाएगा 4, बी का 4 कहाँ है, बस ए में है, तो ये भी काट दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। और पीतल, आप जानते हैं पीतल किससे मिलकर बना है, पीतल की अगर हम बात करें तो पीतल बनना है कैसे, इसका ट्रिक एक याद रख लिए, पिताजी, पिताजी, पिताजी का मतलब पी से हो जाएगा पीतल, ता से होगा तांबा, जी से होगा जिंक यानी जस्ता। तो तांबा और जस्ता से मिल करके, तांबा प्लस जस्ता से मिल करके क्या बना है, पीतल बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉपर यानी तांबा हो जाएगा आपका, तो यानी पीतल किससे मिला है, तांबा और जस्ता से मिलकर बना है, तो डी का हो जाएगा 3। तो देखिए डी का 3 यहाँ पे है, बिल्कुल सही है। और सी का 1 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सी जो है वो क्लोरोफिल है, और सी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उम्मीद है आप जानते होंगे इसके बारे में। और हाँ, इसके बारे में अगर हम बात करूँ तो विटामिन की खोज किसने किया था, देखिएगा विटामिन की खोज किया था फंक ने। किसने, फंक ने विटामिन की खोज किया था 1911 में। और अगर मैं बात करूं और
नामकरण किया था, विटामिन का नामकरण किसने किया था? फंक ने। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और रेटिना वहाँ पे खराब होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात करें, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है, इसी तरह के रोग हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब विटामिन का काम क्या है? विटामिन का काम है हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करता है ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। द ऑर्गन इफेक्टेड बाय मलेरिया इज, यानी मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? इसका आंसर आप दीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए आप लगातार वीडियो को देख रहे होंगे तो इसका आंसर करिए फटाफट से। तो ध्यान रखिएगा, मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? देखिए सबसे पहले बात करें अगर मलेरिया की, तो देखिए मलेरिया जो फैलता है वो एक पैरासाइट से फैलता है। यानी पैरासाइट किसके कहते हैं? थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे साफ साफ। देखिए पैरासाइट यानी प्रोटोजोआ से फैलता है। पैरासाइट यानी परजीवी से फैलता है। कौन से परजीवी से फैलता है? तो आप सभी जानते हैं, उस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक परजीवी है, उसकी वजह से फैलता है। इसको लेकर कौन चलता है? इसका वेक्टर होता है, लेकर जो चलने वाला मॉस्किटो होता है वो होती है फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज इसको लेके चलती है और मॉस्किटो, ध्यान रखिएगा, मॉस्किटो लेके चलती है इसको, ठीक है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित अंग होता है वो होता है आरबीसी और ध्यान रखिएगा लीवर। आरबीसी और लीवर। आप कहेंगे सर आरबीसी भी नहीं दिया है यहाँ पर, लीवर भी कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करूँ, अच्छा लीवर की बात करूँ, मैं बताता हूँ इसका आंसर। देखिए लीवर की बात करें तो लीवर जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है ना। लीवर हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, ऑर्गन सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा क्या है ये? सबसे बड़ा हमारा ऑर्गन है ना। और ये क्या करता है? इसके साथ साथ लीवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन यानी डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। यूरिया को भी सफाई करने का काम करता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो लीवर ही हिपैरिन, आप जानते हैं हिपैरिन सीक्रेट करता है, स्रावित करता है, जिसकी वजह से खून शरीर के अंदर नहीं जमता। खून नहीं जमता किसके अंदर? शरीर के अंदर खून नहीं जमता है। खून क्या है? नहीं जमता है। जो मतलब आप कहेंगे सर खून नहीं जमता है, समझे नहीं। देखिए आप जानते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ पर -50 डिग्री सेल्सियस होने पर जहाँ पर पूरी तरह से पानी जम जाता है वहाँ खून नहीं जमता, तो उसका वजह है शरीर के अंदर खून न जमने का। हिपैरिन की वजह से खून नहीं जमता है, लीवर से सीक्रेट होता है, ध्यान रखिएगा हिपैरिन। और अगर हम बात करें तो लीवर, ठीक है ना, अगर लीवर की हम बात करें तो लीवर के अंदर तो हमने बात कर लिया। लीवर के ऊपर ना एक छोटा सा किडनी की तरह, देखिए किडनी नहीं, किडनी की तरह होता है, एक छोटा सा लगा हुआ लीवर से हिस्सा होता है जिसको स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। जब ऑप्शन में यहाँ पे लीवर नहीं दिया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लीन हो जाएगा। प्लीहा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वहाँ पर मलेरिया का पैरासाइट, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मलेरिया की सबसे पहली खोज की थी किसने? रोनाल्ड रॉस ने। किसने? रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है ना। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। चलिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है, सारे पॉइंट को नोट करते रहिएगा, ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने। अगर मैं बात करूं स्प्लीन की तो स्प्लीन को क्या कहते हैं? इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स का शव, इसको कह सकते हैं कि ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रगाह कह सकते हैं, कब्रगाह, है ना। आरबीसी का कब्रगाह, है ना। हाँ, इसके साथ साथ स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं। आरबीसी को और क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं, इस बात को आप
सॉरी स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, मतलब कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन के आसपास होता है, ये आप सभी जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का 4 से 7 दिन का होता है, जबकि इस आरबीसी का होता है 120 दिन। ठीक है, अब देखिए अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी क्या करता है, देखिए किडनी के अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, आप जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और इसकी स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोलते भी हैं। और ध्यान रखेंगे किडनी के ही अंदर एक प्रक्रिया होता है जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। जब किडनी डिफंक्शन करने लगता है, खराब हो जाता है, तो उसकी जगह डायलिसिस मशीन लगाई जाती है और पूरे किडनी का काम वो डायलिसिस मशीन ही करता है। तो ध्यान रखेंगे किडनी के अंदर क्या होता है, जब किडनी खराब हो जाती है तो उसके ऊपर डायलिसिस मशीन लगाया जाता है और वहाँ पर डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। किडनी के ही अंदर कभी कभी क्या होता है, स्टोन हो जाता है। किडनी के ही अंदर क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है। स्टोन यानी, है ना, स्टोन आपने सुना होगा, हो जाता है। उस किसकी वजह से होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, किडनी के अंदर स्टोन आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, अब हम अगर हम बात करें किसकी, हार्ट की बात करें, तो आप जानते हैं हार्ट के स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजी जो है हार्ट के स्टडी को बोलते हैं। ये बात आपको पता चल गई है, उम्मीद है आपको बात सारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन चौथा है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाई इन्फेक्टेड मॉस्किटो। देखिए अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो अगर हम बात करें प्लेग की, तो करेक्ट आंसर प्लेग होगा, क्योंकि प्लेग जो है वो रोडेंट्स की वजह से होता है। रोडेंट्स का मतलब चूहों की वजह से, या जो कुतुरते हैं चीज़ों को ना, रोडेंट्स की वजह से होता है। तो ये जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होता, बल्कि रोडेंट से होता है, यानी चूहे से होता है। किससे होता है, चूहे से होता है। प्लेग फैलता है किसकी वजह से, चूहे से फैलता है, ये बात आप जानते भी होंगे। ठीक है, प्लेग बीमारी किससे फैलती है, चूहे से फैलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें प्लेग की, तो प्लेग की मैंने बातें आपसे बता दी। यर्सीनिया पेस्टिस नाम के जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया से ये फैलता है। यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया द्वारा ये फैलाया जाता है। ठीक है, मलेरिया की मैंने बात अभी कर ही लिया था। मलेरिया के बारे में रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। परजीवी से फैलने वाला एक रोग है। मॉस्किटो इसमें फीमेल एनाफिलीज काट लेती है और ये लेकर चलती है, क्या लेकर चलती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, अगर हम बात करें डेंगू की, तो डेंगू जो है एक वायरस से होने वाला रोग है। किससे, वायरस से होने वाला एक रोग है। इसमें ये भी एक मॉस्किटो से फैलता है। आप जानते हैं एडीज इजिप्टी, क्या एडीज है ना, एडीज इजिप्टी जो है इसके अंदर मच्छर काट लेता है और ये वायरस लेके चलता है, एडीज इजिप्टी, और इसी के वजह से क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है, जिसके अंदर प्लेटलेट्स, आप जानते हैं डेंगू के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स, आप जानते हैं रक्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्लेटलेट, ये डाउन होने लगता है। ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, ये क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है, ये बात आप जानते भी होंगे। बाकी जो भी हैं ए और सी और डी, ये तीनों क्या होते हैं, मॉस्किटो की वजह से फैलते हैं, इसके बारे में आप जानते भी होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स पैंक्रियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाचक रस के उत्तेजित करता है और उत्पादन के लिए, अग्नाशय के लिए, मतलब अग्नाशय में आपसे पूछा गया है कि अग्नाशय का कौन सा ऐसा जूस है जो कि हार्मोन को आने के लिए उत्तेजित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज में आपके बारे में आप जानते होंगे, ये एक ऐसा ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्रंथि है, एकमात्र मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है ना, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं आप जानते हैं,
इससे इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है? इंसुलिन। क्या? इंसुलिन भाई साहब, इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? बीटा सेल से निकलता है, ये बात आप जानते भी होंगे। और इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था एफ बेंटिंग ने। किसने किया था? एफ बेंटिंग ने खोज किया था इसकी, ठीक है, इंसुलिन की। और इंसुलिन क्या करता है? शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है, ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। और इसी से ग्लूकेगॉन हार्मोन का भी स्राव होता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन का भी स्राव होता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे पैंक्रियाज से, दरअसल पैंक्रियाज को कहते हैं कि ये एक सिक्रिटीन जो है, सिक्रिटीन, ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो हार्मोन है ना, ये क्या करता है? सभी हार्मोन्स को उत्तेजित करता है सीक्रेट होने के लिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिक्रिटीन करेक्ट आंसर होगा। आपको इसमें से क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स, मतलब स्टिमुलेट का मतलब उत्तेजित करता है किसको? अग्नाशय को, जिससे कि बहुत सारे हार्मोन रिलीज हों। आप जानते हैं इसी से ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन है ना, और इसी से एमाइलेज होता है, एमाइलेज, और इसी से लाइपेज होता है, आप जानते भी होंगे, ठीक है ना। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है ना। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है। और लाइपेज क्या करता है? फैट को पचाता है, डाइजेस्ट करता है। इन तीनों को पचाने का काम करता है। इसीलिए ध्यान देंगे, जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक जूस जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि अग्नाशय के अंदर जो जूस पाया जाता है वो बहुत सारे, ये ऑलराउंडर का काम करता है। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन का जो सिक्रेशन करता है, आप जानते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट तीनों को पचाने का काम करता है, इसलिए ये ऑलराउंडर होता है, ऑलराउंडर है, ठीक है, सारे को पचा रहा है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आप जानते हैं इसमें ऑप्शन दिया है एक आपके सामने, रेनिन। रेनिन क्या काम करता है? देखिए, आप जानते होंगे दूध के अंदर कैसिनोजन पाया जाता है, प्रोटीन, जिसको केसिन में बदलने का काम, किसको? केसिन में बदलने का काम कौन करता है? रेनिन करता है, जो कि कहाँ से निकलता है? आप जानते हैं स्टमक से निकलता है। कहाँ से? स्टमक से निकलता है। और ये क्या करता है? कैसिनोजन को केसिन प्रोटीन में बदल देता है, ठीक है, और स्टमक से निकलता है, ये बात आप जानते भी होंगे। अभी ट्रिप्सिन की बात हमने कर लिया है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये भी ध्यान देंगे कि प्रोटीन की कमी से रोग भी हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से रोग कौन से होते हैं? आप जानते हैं क्वासियोरकर और मैरेस्मस, प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, पेप्सिन जो है, ध्यान रखेंगे, ये भी दरअसल स्टमक से ही निकलता है। कहाँ से? स्टमक से सीक्रेट्स होता है, निकलता है। और ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे। हाँ जी, देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें यहाँ पे डिजीज की जो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, तो ये है क्या? ये है आपके कौन सा रोग प्रोटोजोआ का कारण होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पे कॉलेरा, उसके बाद निमोनिया, डिप्थीरिया। यहाँ पे प्रोटोजोआ द्वारा जो होता है वो मलेरिया होता है, ये आपको मैंने पहले ही बताया है मलेरिया के बारे में, क्योंकि कोलेरा जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। विब्रियो कॉलेरी जो है, कौन है? विब्रियो कॉलेरी एक बैक्टीरिया है, उसी की वजह से हैजा होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि जब कंटेमिनेटेड वाटर या फूड हम ले लेते हैं, संक्रमित भोजन या कोई पानी हम पी लेते हैं, तो उसकी वजह से ये कॉलेरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। निमोनिया भी आपका एक किससे है? बैक्टीरिया से ही होने वाला रोग है। डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये तीनों बैक्टीरिया से होता है, जबकि मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, मैंने अभी बताया, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, और ये है आपके सामने, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। मानव शरीर का कौन सा अंग शरीर के तापमान को बनाए रखता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लंग्स, यानी फेफड़ा। क्यों? क्योंकि देखिए, रेस्पिरेशन जब हम करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो आप सभी जानते हैं रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो इनहेल
ठीक है, इनहेल और एक्सहेल, है ना, सांस लेना और सांस बाहर निकालना। ठीक है, इनहेल का मतलब सांस लेना। तो जाहिर सी बात है, हम जो प्रेजेंट होता है 78% नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हम उसको अंदर लेते हैं और फिर बाहर भी 78% पूरा निकाल देते हैं, वो बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए क्या होता है भाई, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप कहेंगे हाँ सर पड़ेगी। देखिएगा, ये तो पूरा बाहर निकल जाता है, मतलब 78% अंदर जाता है और 78% अंदर और 78% बाहर हो जाता है। ठीक है ना, मतलब पहले अंदर आ जाता है फिर बाहर निकल जाता है। क्या नाइट्रोजन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहीं पे ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन होता है वो कितना हमें मिलता है, ये आप जानते हैं, हमें एटमॉस्फेयर से 21% ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन हम जब बाहर निकालते हैं, ये तो इनहेल करते वक्त है, ये इनहेल करते वक्त है, लेकिन जब एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है, ध्यान रखेंगे, वो 17% हम बाहर निकाल देते हैं। कितना बाहर निकालते हैं? 17% हम बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ 4% जो है हम प्रयोग करते हैं अपने अंदर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने के लिए, फूड को तोड़ने के लिए, वो 4% ऑक्सीजन का प्रयोग हम करते हैं। 21% लेते हैं एटमॉस्फेयर से, 17% बाहर निकाल देते हैं, 4% हम सिर्फ लेते हैं। आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और हम लेते भी इतना है बॉडी के अंदर, लेकिन जब एक्सहेल करते हैं तो 4% निकालते हैं। कितना निकालते हैं? 4% निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? CO2 की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात? CO2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा फेफड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये लीजिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ अ हार्ट अटैक? निम्नलिखित में से कौन सा दिल का दौरा पड़ने का लक्षण नहीं है? देखिए, जब दिल का दौरा पड़ता है तो आप जानते हैं दिल के दौरे पड़ने की वजह से बहुत सारे यंत्र भी लगाए जाते हैं। आपने सुना होगा पेसमेकर एक नाम होता है, पेसमेकर, है ना। जो पेसमेकर होता है, आप जानते हैं कि ये जब कभी भी हार्ट को पंप करना होता है, दिल को जब पंप करना होता है, तब पेसमेकर का हम वहाँ प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि जब दिल का दौरा पड़ने का लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है। भाई देखिए, जब दिल का दौरा पड़ता है तो चेस्ट में पेन होना शुरू होता है, ये तो होता है। नोजिया एंड स्वेटिंग, यानी मतली और पसीना, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, तो ये भी बिल्कुल लक्षण है। और भाई हाथ और पैर के अंदर क्या होती है? शून्यता आने लगती है, नंबनेस आने लगती है, पैर हाथ कांपने लगता है। लेकिन पैरों के अंदर दर्द, इसमें ये कोई लक्षण नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बात आप जानते हैं। देखिए, हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का होता है हमारे अंदर। मनुष्यों के अंदर कितना होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जबकि हम बात करें अगर दिल के अंदर, एम्फीबियन के अंदर, एम्फीबियन यानी एम्फीबियन जो होते हैं, जिसको हम उभयचर कहते हैं, उनके अंदर 3 यानी 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है, मेढक की बात करें, मगरमच्छ की बात करें, ठीक है, हाँ, मगरमच्छ और क्रोकोडाइल ये सब को छोड़ करके ना, देखिए एक्सेप्शन भी कुछ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा? देखिएगा, निम्न में से किस जीव में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है? तो कि बहुत आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, मुझे कमेंट में बताइए करके। अभी मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है तो करेक्ट आंसर होगा अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म के अंदर क्या होता है? घुल जाता है। अगर हम बात करें अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म को क्या कहते हैं? इसको फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड, यानी किसानों का ये मित्र होता है, क्योंकि सॉइल के फर्टिलाइजेशन को अच्छा करता है, यानी मृदा को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। कौन? केचुआ। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इसका। और अगर हम बात करें मेढक की, तो राना टिग्राना इसका नाम है। साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्राना नाम है। ठीक है, और ह्यूमन की होमोसेपियंस नाम है। अच्छा, मछलियों के लिए एक रिवोल्यूशन चलाया गया था, ब्लू रिवोल्यूशन। ठीक है, ब्लू रिवोल्यूशन चलाया गया था। ठीक है, नीली क्रांति चलाई गई थी। ठीक है, और स्टडी ऑफ
ये स्टडी ऑफ फिश क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फिश। और पालन, मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। पीसी कल्चर बोलते हैं मछली पालन को। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है बात इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 10वां क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड ग्रुप किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। इन्होंने, ध्यान रखेंगे, दो ग्रुप के बारे में अगर मुख्य तौर पे अगर हम बात करें तो एक ब्लड ग्रुप ओ है, एक ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, ओ जो है वो हम सर्वदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वदाता, जो सभी को ब्लड दे सकता है, ये सर्वदाता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है। जबकि ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसेप्टर है, जिसको हम सर्वग्राही बोलते हैं। सर्वग्राही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं। ठीक है, सर्वग्राही। और इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोलते हैं, रक्त समूह। ठीक, अगर हम बात करें लुई पास्चर की, तो लुई पास्चर ने क्या किया था? पास्चुराइजेशन की खोज किया था और बताया था 62.8 डिग्री सेल्सियस पर अगर दूध को 30 मिनट तक खौलाया जाए तो पास्चुराइज हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो विलियम हार्वे ने किसके किया था? विलियम हार्वे की अगर बात करें तो अच्छा ध्यान रखेंगे, विलियम हार्वे ने क्या किया था? विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। क्या किया था? ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। सबसे पहले बताया था कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में किस तरह होता है, ये सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? रॉबर्ट कोच ने, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट कोच ने टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ध्यान रखेंगे, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस के जो कि बैक्टीरिया से होता है, इसके वैक्सीन की खोज की थी। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा कि ट्यूबरक्लोसिस के वैक्सीन की खोज किसने की थी? और रॉबर्ट कोच ने की थी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम जानते हैं सभी कि हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? तो वो है हमारे दांतों का इनामेल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे दांतों का इनामेल सबसे कठोर पार्ट होता है। आप सभी जानते हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं, कौन कौन से? इंसिजर है ना, कैनाइन, मोलर, ठीक है, और प्री मोलर, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे ये 4 प्रकार के जो दांत होते हैं वो एडल्ट में जो फार्मूला होता है 2 1 2 3 का होता है, जिससे अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं आप तो कितना आ जाता है? 2 1 3 और 3 2 5 5 3 8 और 8 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जोड़ करके? तो 32 दांत आ जाते हैं। ये एडल्ट के अंदर दांतों की संख्या होती है, ठीक है ना। 2 1 0 2 जो होती है वो बच्चों के अंदर दांत का फॉर्मूला होता है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाता है? तो 2 1 3 3 2 5 और 5 चौक के 20, यानी 20 जो है दांत वो बच्चों में होते हैं। ये बात आपको पता है, ठीक है ना। ये चाइल्ड यानी बच्चों के अंदर होती है, ये एडल्ट के अंदर होती है। और ओडोंटोलॉजी क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं इसके अध्ययन को, दांतों के अध्ययन को, ठीक है। बहुत अच्छे से जानते हैं इनामेल जो है एक लेयर होता है दांत के ऊपर जो सबसे हार्डेस्ट हमारे पार्ट्स का, बॉडी पार्ट्स का हिस्सा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। सिर के कपाल की हड्डी भी मजबूत होती है लेकिन इससे ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। अंगूठों के नाखून होते हैं जो, उनके अंदर कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, आकाश नीला दिखाई पड़ता है किसकी वजह से? देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्कैटरिंग ऑफ, देखिए रेले स्कैटरिंग, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। यहाँ पर माई स्कैटरिंग है, यहाँ रेले स्कैटरिंग है, या बैंक स्कैटरिंग है, ये आपको बताना है। देखिए तीनों स्कैटरिंग आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो दोस्तों स्कैटरिंग के बाद अगर देखें तो तीनों स्कैटरिंग है। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो रेले स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जिसकी वजह से आकाश का जो कलर होता है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप देखते होंगे समुद्र का जो पानी होता है उसका कलर भी आपको कैसा दिखाई देता है? आपको कैसा दिखाई देता है बताइए? तो नीला दिखाई देता है। वो भी दरअसल स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही दिखाई देता है। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से,
और ये है कौन सा 13वां नंबर क्वेश्चन। बोन इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर बिकॉज इट कंटेन्स द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधे का पोषक तत्व होता है। देखिए ध्यान से, जो हड्डी है आप जानते होंगे, हड्डी जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोरस, क्योंकि देखिए कैल्शियम यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन फॉस्फोरस जो है वो उर्वरक के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ये पूछा गया है। वैसे तो कैल्शियम भी पाया जाता है लेकिन यहाँ पर मैंने बोला ना कि फॉस्फोरस जो है वो यहाँ पे फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिएगा। अच्छा हाँ, नाइट्रोजन की अगर बात करें तो आप जानते हैं प्रोटीन में एक सबसे एसेंशियल जो पार्ट होता है, सबसे एसेंशियल जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वो पार्ट होता है नाइट्रोजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले आप जानते हैं क्या कौन कौन से होते हैं? अगर मैं बताऊं नाम उनका तो वो कौन है? एनाबिना है, ठीक है ना, एनाबिना है, नॉस्टॉक है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये सब क्या करते हैं? ये सब आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए 15वां क्वेश्चन तो नहीं, ये 14वां क्वेश्चन है, 15वां स्लाइड है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर जहरीला सांप है? तो जहरीला नहीं है भाई, कौन सा जहर है भैया? कोबरा तो नाग है, तगड़ा है, जहरीला है, काट लेगा तो सांस भी नहीं आएगी, है ना। एलापिस ये भी है जहरीला सांप, ड्रायोफिस ये भी जहरीला है, पायथन जो है अजगर वो जहरीला सांप नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा डी। चंदन के पेड़ों पर आमतौर पर लिपटा हुआ मिलता है, आप देखे होंगे। कोबरा जो है एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। ये क्या बनाता है? ये बनाता है घोंसला यानी नेस्ट, घोंसला बनाता है। ठीक है, आप जानते हैं सरपेंटोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सरपेंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ स्नेक्स, सरपेंटोलॉजी। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोबरा खतरनाक वाला है लेकिन पाइथन यानी अजगर जो है वो जहरीला सांप नहीं होता। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए रक्त के जमाव के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो द विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज, यानी रक्त को जमाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? तो ध्यान रखेंगे ये होता है विटामिन के। कौन सा होता है? विटामिन के होता है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, विटामिन का ना दो साइंटिफिक नाम भी आपको याद रखना पड़ता है, कभी कभी एग्जाम में आता है, तो उसको कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, है ना। अब एक एक अक्षर का आप लिख लीजिए। रथ, र थ ए क ट और फी, इस तरह लिख लीजिए। देखिए र से हो जाएगा रेटिनॉल, ठीक है, थ से हो जाएगा थाइमीन, ठीक है, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और ट से हो जाएगा टोकोफेरॉल, और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन, या इसी को नेफ्थोक्विनान भी बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्या हैं? आप ऊपर से ए बी सी डी बस लिखते चले आइए। चलिए ऊपर से हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई और के, ठीक है। ये सारे जो हैं वो क्या है? विटामिन के नाम है साइंटिफिक। ए का है रेटिनॉल, बी का थाइमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का नेफ्थोक्विनान या फिलोक्विनन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो विटामिन के जो होता है वो ब्लड के जमाने के लिए, विटामिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लड के कोगुलेशन के लिए, यानी रक्त के जमाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब कभी चोट लग जाती है, चोट जब लग जाती है तो उसके ऊपर खुट्टी बन जाता है रेड कलर का, आपने देखा होगा, तो वो दरअसल विटामिन के की वजह से होता है। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है रक्त के जमाव के लिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक,
विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है और इसको थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन सी जो है वो खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला हो गया, संतरा हो गया और आपका नींबू हो गया। इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और मिर्ची जो होता है उसमें विटामिन सी आप करने लगते हैं, विटामिन सी ही पाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये था आपका अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके अपना प्यार दीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।